यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए सर, कहाँ तक हम पहुंच गए बेटा? लास्ट हमने क्वेश्चन किया था। कैन यू टेल मी दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्या था वो? सर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी और एक वायर था जो जिस पे थीटा एंगल सेपरेट हो रहा था और ठीक है, वी शेप्ड रॉड वाला। ठीक है, शिवांग खासकर। यस अच्छा, हमने ये क्वेश्चन करा क्या, ये वाला? ऐसा देखना कि ये मान लीजिए कि इट्स अ metallic frame of shape U or U-shaped metallic frame and it has a movable part PQ and this is यस kept सर। inside a magnetic field। ये कर लिया है? हाँ ठीक है, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रॉब्लम है बट अच्छा सवाल है, तो विल सॉल्व दैट। उसके बाद फिर फर्दर हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो सर, ये मान लीजिए कि अगेन इट्स अ U-shaped frame which is kept inside a magnetic field, but in this case the magnetic field is up to only some particular distance of x, yeah, along x, and I'll tell you up to what distance we have the magnetic field. तो यहाँ पर आपसे बोला गया कि you can take it as x is equal to 0, यहाँ पर you can call it as x is equal to b, and the part from here till here is x is equal to 2b. देखो, you have the magnetic field from x is equal to 0 to x is equal to b, but you don't have any magnetic field from b to 2b, and this is the movable part pq, which is first moved towards right from 0. We have started moving this pq from 0 to b, and then b to 2b, and then back towards 0. मतलब पहले आप उधर ले जा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको आप इधर ले आएंगे। ठीक है, आपसे कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पीक्यू, रेजिस्टेंस ऑफ द पार्ट पीक्यू, जो इस पार्ट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ पीक्यू, ये पीक्यू का जो रेजिस्टेंस है वो आर ओम है। ठीक, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज बी एंड इट इज कांस्टेंट। आपसे कहा जा रहा है कि आपको कुछ चीजों को डिटरमाइन करना, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज और यू हैव टू discuss the flux of the coil. You have to discuss on the EMF that will induce in this part PQ, and you have to discuss on the current. So basically फिर से समझो कि this movable part is first moved from 0 to 2B and then back to 2B to 0. आपको बताना है कि इसमें जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, मतलब यू हैव टू फाइंड आउट कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी है, कब मैक्सिमम होना है, और उसके बाद फिर आपको ईएमएफ के बारे में बताना है और यू हैव टू टेल अबाउट द करंट। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट का कुछ पोर्शन लिखवा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन को उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें। तो मैं स्टेटमेंट का कुछ पोर्शन लिखा रहा हूँ और उस स्टेटमेंट का कुछ पोर्शन आप लोग लिखिएगा। देखिए, आर्म PQ is pulled from x is equal to 0 to x is equal to 2b. Arm PQ is pulled from x is equal to 0 to x is equal to 2b. Arm PQ is pulled from x is equal to 0 to x is equal to 2b and moved back to x is equal to 0 and then moved back to x is equal to 0. Arm PQ is pulled from x is equal to 0 to x is equal to 2b and then moved back to x is equal to 0 with constant speed v. लिख लिया? With constant speed v. फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्म PQ is pulled from x is equal to 0 to x is equal to 2b and then back to x is equal to 0 with constant speed v. Obtain expressions for the flux, induced EMF. Obtain expressions for the flux, induced EMF, and the necessary force to pull the arm.
obtain expression for the flux, induced EMF, and the necessary force to pull the arm. लिख लिया? Yes. आगे लिखिए, sketch the variation of these quantities with distance. Sketch the variation of these quantities with distance. Sketch variation of these quantities with distance. ये जो quantities हैं इसके variation को आपको sketch करना है with the distance. मतलब you have to draw the graph ultimately. चलो देखो, पहली बात सर आप सबको मालूम है कि फ्लक्स जब हम लिखते हैं तो फ्लक्स का मतलब होता है b इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और b का मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड, थीटा आपको पता है कि इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल, तो ऑफ कोर्स इट इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो बातें तो आप सबको पता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये आता है सर, एरिया, एरिया का क्या मतलब होता है? तो एरिया का मतलब कहोगे पागल हो गया, ये एरिया का मतलब पूछ रहा है। भाई एरिया का मतलब, फ्लक्स लिखने में आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, एरिया का ये मतलब नहीं होता कि टोटल एरिया ऑफ द लूप। एरिया का मतलब होता है कि द एरिया ऑफ द लूप थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग। फिर से ध्यान से सुनिए, एरिया का मतलब बेटा टोटल एरिया हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। एरिया का मतलब होगा कि सर वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो टोटल एरिया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसीलिए मैं इसको हमेशा कहता हूं एरिया इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वी हैव टू टेक दैट एरिया ओनली। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप तो जब आप इसको x इज इक्वल टू 0 से मूव कराना शुरू करते हो टुवर्ड्स x इज इक्वल टू 2d, तो लुक एट दिस, हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे लेटर से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। से समथिंग, मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट पे ये कितनी दूरी पर है, मान लीजिए सर, तो ये किसी भी इंस्टेंट पे लेटर से इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब ये x डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियसली बात है कि इस लूप का वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, इस लूप की वो एरिया, उस एरिया की वैल्यू क्या होगी? तो इस इंस्टेंट पे मैं ये कह सकता हूं कि एट एनी टाइम t, ये वाली जो एरिया है, दिस एरिया कैन बी रिटन एज इक्वल टू a इंटू एक्स लिख सकता हूं, यानी सॉरी l इंटू एक्स लिख सकता हूं, यानी थिंक अबाउट इट, l Yes. मतलब लेंथ, x मतलब दिस डिस्टेंस, तो l इंटू एक्स लिख सकता हूं बच्चों एट दिस इंस्टेंट। अब आप एक बात इमेजिन करिए कि एज यू आर गोइंग टुवर्ड्स राइट, तो जैसे जैसे आप राइट की तरफ मूव करोगे, अनडाउटेडली दिस एरिया इज इंक्रीजिंग, मतलब दैट एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग, वो एरिया इंक्रीज कर रही होगी as you move towards right, तो the area of the loop through which the magnetic field is passing वो इंक्रीज कर रही है। और ये कब तक इंक्रीज करेगी? वो एरिया जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो कब तक इंक्रीज करेगी? तो ये तभी तक इंक्रीज करेगी ना जब तक मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब अगर आप ठीक से देखो तो आपकी वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग वो इंक्रीज करेगी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b तक। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. आफ्टर x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 2b, एरिया ऑफ द लूप इंक्रीज हो रहा होगा बट उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो रहा। तो हमें उस एरिया से मतलब नहीं होता है, व्हाइल राइटिंग द फ्लक्स हमें उस एरिया से मतलब नहीं होता है जिस एरिया से कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं हो। आप चाहे एरिया कुछ भी कर लें, तो आपका एरिया कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वो एरिया चाहिए थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग। तो A इज इक्वल टू एल एक्स, तो किसी भी इंस्टेंट पे हम फ्लक्स की वैल्यू को लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू एक्स, एंड दिस फ्लक्स विल बी इंक्रीजिंग लीनियरली। ये कैसे इंक्रीज कर रहा होगा? तो इट विल बी इंक्रीजिंग लीनियरली, और इस इंक्रीज का जो मैक्सिमम आएगा वो तब आएगा जब आपका वो एरिया थ्रू विच द मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग वो मैक्सिमम हो जाए, एंड दैट विल बी बी एल बी, है ना। अब आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम x is equal to b to x is equal to 2b, there will be no change in the flux, क्योंकि सिर्फ एरिया बढ़ रही है, सिर्फ एरिया बढ़ने से मतलब थोड़ी है, हमें तो वो एरिया चाहिए जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास हो, तो फ्लक्स विल रिमेन एज bl।
फिर से आप ये कह सकते हो कि फ्रॉम x इज इक्वल टू 2b टू x इज इक्वल टू b, फिर से मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स इज स्टिल कांस्टेंट एंड दैट विल स्टिल बी इक्वल टू bl। अब फाइनली क्या लिखोगे, अब जब आप वापस आ रहे हो फ्रॉम b टू x इज इक्वल टू 0, फ्रॉम x इज इक्वल टू b सर टू BLB x होगा इज ना? इक्वल टू 0, जी सर सॉरी bl। BLB। जब आप वापस आ रहे हैं तो आपका फ्लक्स फिर से किसी भी इंस्टेंट पे या किसी भी वैल्यू के लिए फॉर एनी डिस्टेंस, मैं लिख देता हूं साथ साथ, फॉर एनी डिस्टेंस x, फ्लक्स को आप लिख सकते हैं BLX, बट इस बारी क्या हो रहा होगा, इज डिक्रीजिंग लीनियरली। अब वो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा, जब आप वापस आ रहे होंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, बट वापस आने में फ्लक्स डिक्रीज होगा, और जब आप राइट की तरफ जा रहे थे तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, बट दोनों में ये लीनियर डिक्रीज और लीनियर इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फ्लक्स का चेंज फिर से सुन लें, फ्लक्स का चेंज होगा 0 से b तक, b से 2b या 2b से b तक में फ्लक्स का कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन एज कांस्टेंट। फिर जब आप b से व्हेन यू विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स 0, तो फिर फ्लक्स आपका डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, और कैसे, लीनियरली। तो अगर मैं इसको स्केच करूं, इफ आई हैव टू स्केच दिस, ठीक है, तो स्केच करूंगा तो कैसे करूंगा, तो मैं ये कह सकता हूं फ्लक्स वर्सेस x पहले इंक्रीज कर रहा है लीनियरली लाइक दिस फ्रॉम 0 टू सम मैक्सिमम वैल्यू BLB, और वो कहां पर मैक्सिमम होगा, जब x इज बिकम्स इक्वल टू b, उसके बाद इट बिकम्स कांस्टेंट फ्रॉम b से 2b, फिर इट विल रिमेन एज कांस्टेंट फ्रॉम 2b से b, एंड देन इट विल डिक्रीज एंड फाइनली इट विल बिकम इक्वल टू 0। ये होगा सर, x इज इक्वल टू 2b, x इज इक्वल टू b। वापस आ जाएंगे, उसको हम ऑपोजिट साइड पे नहीं दिखाते हैं, सेम साइड पे ही ड्रॉ कर रहे हैं x को। ऐसा नहीं कि वापस आने में आप नेगेटिव साइड पे चले जाओ, ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू शो इट ऑन द सेम साइड, जस्ट एक वेरिएशन दिखाना है। तो दिस इज हाउ योर फ्लक्स विल चेंज। सबको समझ में आ गया? हमेशा याद रखिए कि एरिया का मतलब होता है दैट एरिया विच इज बीइंग इंटरसेप्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। एरिया का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि भाई लूप की जो एरिया होगी पूरी लिख दो, चाहे उससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। हमें तो वो एरिया चाहिए होता है जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा हो, हमें उस एरिया से मतलब है। अगर ये नोट कर लिया है सबने, तो आप लोग मुझे ईएमएफ के बारे में बताइए, फिर यही काम करते हैं। कर रहे हैं आप लोग ईएमएफ के लिए बेटा? ये नोट करने के बाद यू हैव टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ।
चलिए देखिए, ये नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो, ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा व्हेन देयर विल बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ के लिए अगर मुझे यही कहानी बतानी हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईएमएफ विल इंड्यूस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b एंड देन अगेन फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 0। तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रीजन फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 2b या बैक फ्रॉम 2b टू b। भाई b से 2b तक में भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा बिकॉज द फ्लक्स इज कांस्टेंट, और 2b से b में भी आने में कोई फ्लक्स इंड्यूस नहीं होगा बिकॉज द सॉरी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा बिकॉज द फ्लक्स इज कांस्टेंट। तो व्हेनेवर द फ्लक्स इज कांस्टेंट देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस, दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो अब देखिए सर, अगर आप कहां से कहां तक जाएं, फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b, नॉट एग्जैक्टली एट b बट जस्ट बिफोर x इज इक्वल टू b। तो आपके फ्लक्स की वैल्यू किसी भी रीजन के लिए हम लिख रहे थे BLX, तो EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d5 by dt, so that will be equal to minus of BL dx by dt because BL is a constant term, तो dx by dt। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि the wire is being moved with a velocity of v, तो dx by dt को हम v कह सकते हैं, तो ये BLV हो जाएगा। ठीक है, ये BLV हो जाएगा, है ना। फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 2b आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड बिकॉज द फ्लक्स इज कांस्टेंट तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। अगेन आप क्या कहेंगे? फ्रॉम x इज इक्वल टू 2b टू x इज इक्वल टू b के लिए भी आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, तो फ्लक्स अगर आपका कांस्टेंट है तो फिर से ईएमएफ की वैल्यू क्या लिख देंगे आप? 0। ठीक है, अब आप इसके बाद क्या करेंगे सर? फ्रॉम x इज इक्वल टू b टू x इज इक्वल टू 0, फिर से आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ईएमएफ है दैट इज स्टिल BLX, सॉरी ईएमएफ कह रहा हूँ, फ्लक्स इज इक्वल टू BLX। तो अगर फ्लक्स की वैल्यू BLX तो ईएमएफ इंड्यूस विल बी इक्वल टू अगेन व्हाट? BLV। अब इस BLV के साथ मैंने माइनस साइन नहीं लगाया है, जानबूझ के, ध्यान से देखो बेटा। जब आप इस मूवेबल पार्ट को राइट की तरफ मूव करा रहे हो, है ना, व्हेन यू आर मूविंग इट टुवर्ड्स राइट, तो जब आप इसको राइट की तरफ मूव कराओगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। बट जब इसी पार्ट को आप लेफ्ट की तरफ मूव कराओगे तो ईएमएफ अगेन इट इज इंड्यूसिंग। ठीक है, अगेन हम ये कह रहे हैं कि ईएमएफ इंड्यूस तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ईएमएफ तो इंड्यूस हो रहा है। बट आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों सिचुएशन में जो ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन होगी, विल इट बी सेम और विल इट बी डिफरेंट? डिफरेंट। ऑफ कोर्स इट विल बी डिफरेंट। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो इट विल बी ऑपोजिट। इसका मतलब है कि अगर राइट में मूव कराने में ईएमएफ की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो लेफ्ट की तरफ मूव कराओगे तो उसी ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उसी ईएमएफ की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। यही तो मतलब बन रहा है इसका। ठीक है, तो इसीलिए हमने राइट वाले ईएमएफ को अगर माइनस BLV लिखा तो राइट वाले ईएमएफ को BLV लिखा माइनस साइन के साथ, तो लेफ्ट वाले ईएमएफ को मैं क्या लिख रहा हूँ? BLV प्लस साइन के साथ। तो अगर मैं इसका ईएमएफ वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, ईएमएफ वर्सेस एक्स का ग्राफ, ईएमएफ वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो मैं पहले इसको नेगेटिव साइड में शो कर रहा हूं एंड ये कांस्टेंट रहेगा फ्रॉम 0 टू b तक। फ्लक्स चेंज हो रहा है but the change of flux is constant, hence the rate of change of flux is constant, hence the EMF induced is also constant। भाई फ्लक्स तो चेंज हो रहा है बट इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जैसे ही हम x इज इक्वल टू बी पे पहुंच गए, सोच के देखिए आप, x इज इक्वल टू बी पे पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया, तो इट विल बिकम 0। और ये कब तक 0 रहेगा? जब आप b से 2b पे गए, 2b से फिर वापस b पे आए, तब तक ये कांस्टेंट रहेगा। फिर ये फ्लक्स कहाँ बढ़ना शुरू होगा? तो ये फ्लक्स इंक्रीज होना शुरू होगा इधर। ठीक है, मतलब ये फ्लक्स आएगा फिर से, तो फ्लक्स ये वैल्यू वही रहेगी, है ना। ये आप आगे हैं x इज इक्वल टू बी पर, यहाँ पर हैं आप x इज इक्वल टू 2b पर, यहाँ पर हैं फिर से आप b पर, तो आपका ईएमएफ इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। ईएमएफ विल रिमेन कांस्टेंट, ईएमएफ विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा, बट ईएमएफ की डायरेक्शन राइट में अगर मूव कराओगे तो ईएमएफ की अलग डायरेक्शन आएगी, और जब उसी वायर को आप लेफ्ट मूव कराओगे तो ईएमएफ की अलग डायरेक्शन आएगी। तो इसलिए ऐसे हो गया सर। यस भाई सबको समझ में आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो लास्ट वाला पार्ट आप लोग करके बताएंगे, फोर्स के बारे में, जो फोर्स पूछा है ना, लास्ट वाला पार्ट क्या पूछा है आपसे? देखिए सर, फोर्स पूछा है शायद, देखिए तो फोर्स के बारे में आप लोग बता पा रहे हैं? फोर्स वाला आप लोग ट्राई करिए।
ऐसा हमने लास्ट डे क्वेश्चन किया था, आपने खुद ही बोला है कि हमने वो क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड, वो वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, फोर्स के बारे में क्या आइडिया लगा आप लोगों को? देखिए सर, पहली बात, अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन लास्ट डे जो हमने करा था एक क्वेश्चन, अगर वो आपको याद हो, तो मैंने आपसे बोला था कि जब वायर में करंट इंड्यूस होगा और वो वायर करंट इंड्यूस हो रही है, वायर में मतलब करंट फ्लो कर रही है वायर में, एंड द वायर इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वायर कहाँ रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपको एक बात मालूम है सर कि जब भी करंट कैरिंग वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इट विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स। ये आपको लास्ट टाइम बताया गया था और उसी पे बेस हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि सर इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो इस वायर का वो पी क्यू है और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो सर करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो क्या होगा सर? जब आप इसको मूव कराएंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको उस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए, आपको ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वायर पे, तो इस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सोच के देखो, इसको जब आप बाहर की तरफ मूव कराओगे तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सर वो अंदर की तरफ लगेगा। कैसे पता सर? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, बाहर की तरफ मूव करा रहे हैं तो इसमें करंट किधर फ्लो कर रहा है देखो तो। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए तरीका है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो अब राइट हैंड रूल यूज करके कौन बच्चा मुझे बता रहा है कि जब इसको हम राइट की तरफ मूव कराएंगे, बाहर मूव कराने का मतलब आई एम मूविंग इट टुवर्ड्स राइट, तो जब इसको आप राइट की तरफ मूव करा रहे हैं तो उस केस में आप मुझे बता सकते हैं कि भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी बाय यूजिंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर डाउनवर्ड। है ना, और आपकी जो वेलोसिटी है तो डाउनवर्ड होगी, है ना, डाउनवर्ड। अब सोच के देखो मैग्नेटिक फील्ड, अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अब फोर्स की डायरेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स की डायरेक्शन यूज करने के, पता करने के लिए फ्लेमिंग का कौन सा रूल यूज करते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल। अब लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो तो किधर आ रहा है फोर्स की डायरेक्शन? लेफ्ट को। लेफ्ट को। तो जो मैंने बनाया उधर ही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आ रही है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वायर की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा ना, बिकॉज इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वायर की वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, और आप चाहते हो कि इफ इट हैज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दिस वायर टू मेक इट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस वायर, उसका जो फोर्स लगाओगे आप, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाओगे, और वो तभी तक लगाओगे जब तक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स तभी तक लगेगा जब तक वायर में करंट इंड्यूस हो रहा है, और वायर में करंट इंड्यूस तभी तक होगा जब ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस तभी तक होगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा। नहीं आया यार? आया सर। आया सर। ठीक है। और ईएमएफ इंड्यूस हो कब तक रहा है सर? तो ईएमएफ इज ओनली इंड्यूसिंग टिल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b तक, तब तक इंड्यूस होगा। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू b तक तो इंड्यूस हो रहा है। Yes, सोच के देखिए, तो तभी तक करंट फ्लो कर रहा है, तभी तक आपको फोर्स की जरूरत है। ठीक, तो पहले आपको फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स टुवर्ड्स राइट। जब ये लेफ्ट में आने लगेगा तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट। तो खैर मैं पहले फोर्स निकाल देता हूँ। फोर्स की वैल्यू होगी क्या? I इंटू एल इंटू बी। फोर्स की वैल्यू को आप लिख सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस दैट इज बी एल वी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एल इंटू बी।
तो फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, तो फोर्स विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। ये फोर्स है सर। और ये कब तक लगेगा, ये फोर्स लगेगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू बी। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू b। बहुत बढ़िया साहब। x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू 2b तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2b से बैक जब हम ला रहे होंगे तो भी x इज इक्वल टू 2b से x इज इक्वल टू b तक भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। फिर जब हम इसको अंदर लाने लगेंगे x इज इक्वल टू वहां से x इज इक्वल टू b से x इज इक्वल टू 0 की तरफ, तो फिर फोर्स लगेगा। बट उस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, तो उस फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी ना, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई सर। सोचिए, है ना। तो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड विल अगेन बी कांस्टेंट, बट इसकी डायरेक्शन विल गेट रिवर्स। तो आप ये कह सकते हैं, देखिए फोर्स वर्सेस अगर मैं x लिखूं तो पहले कांस्टेंट ये ऐसे, कहां तक सर, x इज इक्वल टू b तक। उसके बाद b से 2b तक ले जाने में, फिर 2b से वापस लाने में, 2b तक गए, फिर 2b से b तक आए, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है। फिर जब हम b से x इज इक्वल टू 0 की तरफ जा रहे हैं, फिर से फोर्स की जरूरत है, एंड द डायरेक्शन बिकम्स रिवर्स्ड, और डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। नोट करिए सर। डन। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आई होप आपको लॉजिक समझ आ गई हो। तो एक दो क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे चलेंगे। सर क्वेश्चन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंड दिस कॉइल इज पी क्यू आर एस। ये रेक्टेंगुलर कॉइल पी क्यू आर एस, इस पूरे कॉइल का जो मास है दैट इज इक्वल टू m, मैग्नेटिक फील्ड इज b, और ये जो ps है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है। देखो डॉटेड लाइन जैसे बना है वहीं तक मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब ps इज नॉट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, रादर दिस ps इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात, ps आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर, ps आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हमने वर्टिकल डायरेक्शन में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इस PQRS इस लूप को हमने अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हमने रिलीज कर दिया। वी हैव रिलीज्ड दिस लूप अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दिस लूप हैज बीन रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर रिलीज कर दिया है हमने, तो आपको बताना है कि फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लूप assuming that the resistance
of loop is RO. Question लिखें. I'll explain you this question. मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, बट उससे पहले क्वेश्चन लिखना है. लिख लिया बेटा? Yes, sir. इसमें आप चाहें तो एक और चीज ऐड कर लीजिए कि लूप इज रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. लूप इज रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इस पॉइंट को नोट कर लें ताकि आपको ये बात समझ में आए कि हुआ क्या है. भाई, द लूप इज रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. लूप इज रिलीज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. अब यहाँ पर कुछ चीजों को अपन समझेंगे सर कि इस लूप को आपने अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रिलीज किया है और इस लूप को अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रिलीज कर दिया. इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जो इस पे फोर्स लगेगा वो mg है. अब इस क्वेश्चन को पहले तो समझो कि इसमें पूछा क्या है. इसमें कहता है आपसे कि यू हैव टू फाइंड आउट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द लूप, है ना. यू हैव टू फाइंड आउट द टर्मिनल वेलोसिटी. आप में से कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है क्या कि व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी? एनी वन ऑफ यू? सर जो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है पॉइंट एक टाइम. वेरी गुड. एक टाइम के बाद वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है. मतलब एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के बाद जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, मतलब फर्दर उसके बियॉन्ड वो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती, तो उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी विल नॉट इंक्रीज इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी. एक मिनट रुकिएगा. ठीक है, तो वेलोसिटी अटेन, ये टर्मिनल वेलोसिटी जो आपने पढ़ा होगा सर, तो ये आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा. जो चैप्टर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें भी टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा होगा. तो खैर, तो अब देखो होगा ऐसा क्यों होगा कि इसकी वेलोसिटी एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगी. तो समझें, इस पूरे लूप पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक फोर्स लग रहा है दैट इज mg. इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं. और आपने इसको वर्टिकली ऐसे रिलीज किया हुआ है तो ये नीचे जा रहा है. मतलब किसी भी इंस्टेंट पे इसकी कोई भी वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. और वो वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो किसी भी इंस्टेंट पे, अगर आप ध्यान से देखें इस बात को, बहुत अच्छे से देखिए, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि वेलोसिटी इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि दिस वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब जब ये वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या इस PQRS ये जो लूप है इसके हर ब्रांच में EMF इंड्यूस होगा, या EMF किसी ब्रांच में होगा और किसी में इंड्यूस नहीं होगा? या फिर आप ऐसे कह लो कि इसके किस ब्रांच में EMF इंड्यूस होगा? सब में होगा क्या? नहीं होगा सर सारे ब्रांच में EMF इंड्यूस नहीं होगा. देखो सर, सारे लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो मेरी बात सुने. यार बड़ा परेशान हो रहा हूँ नजले से. तो देखो यहां पर अगर आप देखो तो EMF इन PQ एंड RS इज इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि इसका जो लेंथ है वो पैरेलल है टू दैट ऑफ द वेलोसिटी. है या नहीं है? देखो. Yes, sir. ठीक है, इसमें आप ऐसे ये कह लीजिए कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसकी ये वाली लेंथ L है और इसकी जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं A. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से आप देखिए EMF इन PS इज ऑल्सो इक्वल टू 0. PS में 0 क्यों है? कोई बताएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है. तो मैग्नेटिक फील्ड में तो चल ही नहीं रहा है ना, तो ये बाहर है. एज इट इज
outside magnetic field. तो एक बात तो समझ में आ गई कि EMF will only induce, EMF will only induce किस ब्रांच में? इन QR, ये तो होगा, इसी में EMF इंड्यूस होगा। अब जब इसमें EMF इंड्यूस होगा तो बेटा करंट भी इंड्यूस होगा। क्या बोलते हो बच्चों? EMF इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस होगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सोच के देखिए आप, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है? तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, लेफ्ट या राइट? राइट। मेरे हिसाब से लेफ्ट आ रहा है, देखो फिर से। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, सॉरी मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाने लग गया था, सॉरी, राइट। करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी? करंट की डायरेक्शन आएगी राइट। अब ये करंट की डायरेक्शन अगर राइट है तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। करंट फ्लो, अब उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए अपन क्या करते हैं? तो मैग्नेटिक फोर्स बताने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे बेटे, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। सही? नीचे नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो दैट इज ग्रेविटी। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो एक बात तो ऑब्वियस है सर कि ये, अच्छा, और जैसे जैसे ये कॉइल नीचे आएगा वैसे वैसे पहले ग्रेविटी के इफेक्ट में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। सोच के देखो, आप किसी भी बॉडी को ऊपर से रिलीज कर दीजिए तो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना? तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ईएमएफ इंड्यूस भी बढ़ेगा, क्योंकि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, दैट मोशनल ईएमएफ, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, बीएलवी। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो ईएमएफ इंड्यूस भी बढ़ रहा है, और जब ईएमएफ इंड्यूस बढ़ रहा है तो आपका करंट भी बढ़ रहा है, और जब करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ रहा है। पता नहीं क्या क्या बोल गया ये। यस सर। देखो, इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे वैसे अपन ये कह सकते हैं कि भाई इस पे जो मैग्नेटिक वेलोसिटी है इसकी, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी, बिकॉज इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि सर मोशनल ईएमएफ इंड्यूस विल बी इंक्रीजिंग। अब मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इंक्रीज हो रहा है तो भाई करंट भी इंक्रीज हो रहा है, और जब करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ रहा है। और ये मैग्नेटिक फोर्स कब तक बढ़ेगा? जब तक मैग्नेटिक फोर्स mg के बराबर नहीं हो जाए। मतलब टर्मिनल वेलोसिटी या वेलोसिटी कब तक बढ़ेगी? तो जब तक मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटी एक दूसरे को अपोज, मतलब इक्वल ना हो जाए। देखो, पहले जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम है और ग्रेविटी ज्यादा है, तो बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज लेस, ग्रेविटी इज मोर, तो इसलिए नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब वो डायरेक्शन में वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंक्रीज करते करते उसकी वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, एंड दैट विल बी द इंस्टेंट व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अचीव्ड। ये वो टाइम होगा जब टर्मिनल वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मैं लिख देता हूं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज अचीव्ड व्हेन मैग्नेटिक फोर्स बैलेंसेस mg। और मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फोर्स होता है I इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज आई हैव गिवन एज a, ये तो करंट मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू कितना लिखेगा? mg, बिकॉज आपको mg मास दे रखा था मैंने। I की वैल्यू क्या लिखेगा? तो I की वैल्यू आप लिखेगा BLV डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई a, सॉरी BLV, v नहीं बल्कि BAV, लेंथ मैंने a लिया हुआ है, इज इक्वल टू mg। तो ये कितना हो गया? बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू mg। तो v की फाइनली वैल्यू क्या आ गई? mg इंटू आर, mg इंटू आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। This is this maximum velocity which is attained by this loop, and this maximum velocity attained is the terminal velocity. सबको समझ आया है? यस सर। यस सर। सबको समझ आ गया तो नोट कर लीजिए।
चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करिए। इट इज बेस्ड ऑन रोटेशन। अब आपको रोटेशन की नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगेन इट इज द सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी। और मैं इस क्वेश्चन की एक खास बात बताऊं कि दिस वाज सेम टू सेम डिट्टो, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई 4 और 5 इयर्स बैक। ठीक है, तो बहुत पुराना भी नहीं है, बहुत रिसेंट टाइम्स में पूछा गया है, और ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है बहुत पहले से। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो ये समझिए कि सर ये एक रॉड है। We have a rod like this. ये एक रॉड गिवन है आपको। इस रॉड की लेंथ बोला गया है कि इट्स अ रेक्टेंगुलर रॉड जिसकी लेंथ बोला गया आपसे L है। द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L। थोड़ा सा रॉड अच्छा बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये से मान लो कि ये and this rod has a length of L and it is being rotated inside a magnetic field. In this region we have magnetic field and the rod is being made to rotate inside the magnetic field and it is made to rotate with a constant angular velocity of omega. ओमेगा कांस्टेंट है, ये रॉड को रोटेट करा रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होने का मतलब क्या है कि मतलब हाउ द रॉड इज रोटेटिंग, आई विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू। देखो ये रॉड रोटेट कैसे कर रही है, मतलब ये रॉड है, ये ऐसी रॉड है, ये ऐसी रॉड है और ये ऐसे रोटेट हो रही है, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यस सर। ठीक है, तो आपसे बोला गया इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। क्वेश्चन ये है कि सर व्हाट वुड बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। ईएमएफ की वैल्यू बता, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। अब देखिए सर, मैं कुछ चीजें फिर से आप लोगों से पूछूंगा, देखो आपको कितना याद है वो या कितना याद नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, वेन एवर यू मेक समथिंग रोटेट, जिस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं, जब भी आपका बॉडी रोटेट करती है, मतलब व्हेनेवर यू हैव अ रोटेशनल मोशन, तो इन दैट रोटेशन बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका मोशन कैसा होता है। पूरे बॉडी का मोशन तो रोटेशनल मोशन होता है या रोटेशन कह सकते हो, लेकिन उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका मोशन कैसा होता है। नहीं यही बात समझ, अगर कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर के बेटे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ऑल दोस पार्टिकल्स गोज ऑन सर्कुलर पाथ। याद आया? भाई अगर बॉडी रोटेट करेगी तो उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर पाथ पे जाएंगे, और सारे पार्टिकल के सर्कुलर मोशन का जो सेंटर होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी होगा। देखो बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उसमें एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, वो एक्सिस या वो लाइन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करिए। पहले तो इस बात को आप लोग समझिए कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है और ये बॉडी इस लाइन के अबाउट रोटेट कर रही है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स। तो ये सारे पार्टिकल विल बी गोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी इज रोटेटिंग। फिर से सुने, सारे पार्टिकल उसी बॉडी के सर्कुलर पाथ पे जा रहे होंगे। किस वेलोसिटी से जा रहे होंगे? विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ पूरी बॉडी रोटेट कर रही है उसी वेलोसिटी से आपके सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर पाथ पे जा रहे होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? बट और हर पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है। हर पार्टिकल का जो सेंटर लाई करेगा वो उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा। सारे सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं और हर के सर्कुलर पाथ का सेंटर उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा। पहले तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरी बात इसमें एक और समझिए कि ऑल्दो सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन सबका सेंटर उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर है, बट सबका रेडियस बेटा सेम नहीं है। द रेडियस ऑफ ऑल द पार्टिकल इज नॉट सेम। आप देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि हर पार्टिकल अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। मान लो ये कोई पार्टिकल है तो ये अलग डिस्टेंस पे है, तो इसका जो सेंटर है वो ये इसी लाइन पे लाई करेगा, बट रेडियस थोड़ी का सेम होगा। तो हर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमता है with the same angular velocity with which the body rotates, but
हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होता है, तो ओमेगा तो सेम है बट लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। लीनियर वेलोसिटी क्या नहीं होगी बेटा? आप कहोगे पता नहीं लीनियर वेलोसिटी कहां से आ गई। अरे भैया, आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि v बराबर ओमेगा आर होता है। कभी सुना है आप लोगों ने? यस यस ओमेगा मतलब Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी और आर मतलब रेडियस। तो हर पार्टिकल का ओमेगा सेम है बट हर पार्टिकल का जो रेडियस है वो सेम नहीं है, तो हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी भी सेम नहीं है। सर आपको लीनियर वेलोसिटी चाहिए क्यों? क्योंकि बेटा ये रॉड है और इस रॉड को आपने रोटेट किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो ड्यू टू फ्लक्स का चेंज तो नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट इंड्यूस बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ फ्लक्स, बिकॉज रॉड है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो नेग्लिजिबल होता है, तो फ्लक्स का चेंज कहां से होगा सर? तो फ्लक्स के चेंज तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका एक ही ऑप्शन हो सकता है कि दैट ईएमएफ विल बी द मोशनल ईएमएफ दैट विल इंड्यूस। और मोशनल ईएमएफ अगर इंड्यूस हो रहा है तो उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू हैव द लीनियर वेलोसिटी। आपको कौन सी वेलोसिटी पता होनी चाहिए? तो यू नीड टू नो द वैल्यू ऑफ द लीनियर वेलोसिटी। समझ में आई बात? तो आपको लीनियर वेलोसिटी तो चाहिए होगी ना। और यहाँ पर हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है बेटा? तो हर पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो अलग अलग है। समझ रहे हो? तो अगर लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग है, इसका मतलब क्या है? अरे यार, हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट में जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग 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 होगा। अलग अलग होगा भाई। आप कहीं पर भी कोई एलिमेंट ले लें, मान लीजिए ये आपने एक एलिमेंट ले लिया, तो इसका इस एलिमेंट में जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अलग होगा, दूसरे वाले एलिमेंट में जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अलग होगा। तो हर एलिमेंट का जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, बिकॉज हर एलिमेंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अलग अलग है। तो आप देखिए सर, इस वाले एलिमेंट की वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये v है। हमने कोई एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ है dx, और मान लीजिए कि यहाँ से ये एलिमेंट x दूरी पर है और ये v है, मान लेते हैं। तो ये एलिमेंट भी सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? तो यही तो x है बेटा। तो इस एलिमेंट के लिए जो वेलोसिटी है उसको मैं ओमेगा x लिख सकता हूँ या नहीं? देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो। यस Yes. इसकी वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो दिस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ओमेगा x। तो सिर्फ इस एलिमेंट में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा x। ये ईएमएफ इंड्यूस है किस में? इस एलिमेंट में। तो नेट ईएमएफ जो होगा वो क्या लिखा जाएगा? तो नेट ईएमएफ लिखा जाएगा बी ओमेगा इनटू क्या? एक्स डीएक्स। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे आप इसको? 0 से l तक, है ना? क्योंकि यहाँ पर x मेजर करोगे तो 0 आएगा और यहाँ पर x मेजर करोगे तो l आएगा, बिकॉज x आपने यहीं से लिया है। तो 0 से l तक। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? बी ओमेगा, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2, और कहां से कहां तक? 0 से l तक। ठीक है। तो अब इसमें लिमिट पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा? लिमिट पुट करिएगा तो ईएमएफ की जो वैल्यू आ जाएगी, ईएमएफ that will be equal to b omega l square by 2. This is that constant EMF that will induce in this rod when the rod is made to rotate inside the magnetic field. आपको समझ आया? ये Sir. मतलब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट रोटेशन का इन्वॉल्व कर दिया गया है, इसलिए सवाल थोड़ा अच्छा हो गया। पहले आप इसको नोट करिए, एक आधा और सवाल करके फिर उसके बाद आगे के टॉपिक पे चलते हैं।
हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन ये है कि वी हैव अ कैपेसिटर एंड कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज्ड। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज अनचार्ज्ड। दिस इज अ मूवेबल वायर PQ जिसका मास ऑफ PQ मान लीजिएगा कि M है और लेंथ ऑफ PQ मान लीजिए कि L है, एंड दिस वायर इज बीइंग मूव्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स। इस वायर पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो कांस्टेंट है। मैंने ये नहीं बोला कि ये वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है या कुछ ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला ये जो फोर्स लग रहा है इस वायर पे वो कांस्टेंट है, मैंने ये बोला है, ठीक है। और इस वायर की लेंथ कितनी है? तो वायर की लेंथ L है। आपको सवाल में ये पूछा गया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वायर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वायर PQ। इसमें आपको कोई रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नहीं पता। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द रेजिस्टेंस दे हैव गिवन यू द कैपेसिटर। रेजिस्टेंस नहीं दिया, यहाँ पर क्या दे दिया? इन प्लेस ऑफ द रेजिस्टेंस आपको क्या दे दिया यहाँ पर? इन प्लेस ऑफ द रेजिस्टर दे हैव प्रोवाइडेड यू द कैपेसिटर। तो रेजिस्टर की जगह आपको कैपेसिटर दे दिया, और कैपेसिटर देके आपसे ये कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन निकालना है? तो यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वायर, ठीक है। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, अब इस बात को देखते हैं। पहली बात, जब वायर को आप मूव कराओगे तो इस वायर पे क्या सिर्फ यही एक्सटर्नल फोर्स F लगेगा, या इस वायर पे अदर देन F भी कोई फोर्स लगेगा? सर मैग्नेटिक फोर्स। वेरी गुड। तो इस वायर पे दो फोर्स लग रहे हैं एट ए टाइम। एक तो आपका एक्सटर्नल फोर्स F है, और साथ साथ इट वुड बी एक्सपीरियंसिंग द मैग्नेटिक फोर्स, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। वायर को राइट की तरफ मूव करा रहे हो तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो अपवर्ड होगा, तो इस पे जब फोर्स निकालोगे तो वो फोर्स जो दिख रहा होगा वो आपको टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक। तो एट अ टाइम यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, और यहाँ पर जो लॉजिक यूज होगी टू सॉल्व द क्वेश्चन वो आप लोगों को पता है। क्या लॉजिक है? कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर, है ना। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं सर, एक फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ दिस वायर मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। तो अगर आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स पता चल जाए, एक्सटर्नल फोर्स तो आपको गिवन है, ठीक है, क्या नहीं गिवन है आपको? मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैग्नेटिक फोर्स पता चल जाए तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो बाई F माइनस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो पूरा जो क्वेश्चन का बेस है ना वो इसी बात पे डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। हरी बात समझ में? मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसी बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सर? तो मैग्नेटिक फोर्स होता है I इंटू लेंथ ऑफ द वायर विच इज बीइंग मूव्ड मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज B। लेंथ ऑफ द वायर आपको पता है, बट क्या करंट यहाँ पर आपको पता है? नो सर। करंट आपको पता यहाँ पर नहीं है। आप कहोगे सर करंट निकालने के लिए ये वायर मूव कर रही है, तो ये वायर मूव कर रही है तो इस वायर में वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी होगा तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा। मैं कहता हूँ बिल्कुल होगा मोशनल ईएमएफ। बच्चा कहता है कि सर मोशनल ईएमएफ हम निकाल लेंगे BLV। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो करंट कैसे निकालोगे? तो करंट के लिए सर E/R कर देंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, बट R क्या गिवन है क्या आपको? R मतलब रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। जब आपको रेजिस्टेंस ही नहीं गिवन है तो फिर आप करंट ऐसे निकाल ही नहीं सकते। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसमें जो क्वेश्चन में खेल है ना वो बस करंट को निकालने का है, और करंट यहाँ पर सिंपली BLV/R नहीं आएगा। तो क्या आएगा? तो हम देखो क्या करते हैं। मान लीजिए सर कि एट एनी टाइम t वेलोसिटी ऑफ PQ मान लीजिए V, बिकॉज ये वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, तभी तो ये वायर एक्सेलरेट कर रहा है। तो उस इंस्टेंट पे EMF की वैल्यू हम लिख सकते हैं BLV। क्लियर? अब एक बात लॉजिकली समझने की कोशिश करें आप लोग। मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर कोई वायर है उसमें EMF इंड्यूस हुआ तो ये EMF इंड्यूस हुआ तो उसको हम सेल की तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसमें EMF इंड्यूस हुआ है कितना, तो उसमें EMF इंड्यूस हुआ है BLV। ये EMF इंड्यूस हुआ है और इसके सामने आपने कैपेसिटर रखा हुआ है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज कितना है? अगर वायर में EMF इंड्यूस हुआ है BLV
उस वायर को हम, जैसे अगर मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ ये कैपेसिटर है और इसको मैंने 10 वोल्ट के सेल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया है, कितने वोल्ट के सेल के अक्रॉस, 10 वोल्ट, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये वोल्टेज कितना हुआ, 10 volt. व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ऑफ कोर्स 10। इसका मतलब जिस इंस्टेंट पे वायर में ईएमएफ BLV है, उस इंस्टेंट पे कैपेसिटर के अक्रॉस भी ईएमएफ कितना है, BLV। तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी BLV है, तो कैपेसिटर पे उस इंस्टेंट पे चार्ज की वैल्यू अगर लिखा जाए, याद करो अब आप लोग, कैपेसिटर पे चार्ज को हम लिख सकते हैं चार्ज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द ईएमएफ। तो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय BLV। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो करंट, अब ये चार्ज जैसे जैसे वायर मूव करेगा वैसे वैसे इसका ईएमएफ चेंज होगा। तो जब ईएमएफ चेंज होगा तो करंट भी तो चेंज होगा। नहीं समझ में बात, ईएमएफ चेंज होगा तो चार्ज चेंज होगा। भाई ईएमएफ की वैल्यू BLV, V चेंज हो रहा है तो BLV चेंज हो रहा है, और जब BLV चेंज हो रहा है तो चार्ज भी चेंज हो रहा है। तो करंट की वैल्यू को आप लिख सकते हैं dQ/dt। dQ/dt में अगर आप ध्यान से देखें तो CBL कांस्टेंट है, सिर्फ V चेंज हो रहा है तो dV/dt। तो इसको हम लिख सकते हैं CB into L। dV/dt क्या चीज हो गया बेटा, ये वाला टर्म, एक्सेलरेशन। ये आया आपका करंट। तो अगर करंट की वैल्यू ये है, अब ये करंट कांस्टेंट है बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, I into L into B। I की जगह आप लिख देंगे CBL into A मल्टीप्लाइड बाय L into B। तो ये हो जाएगा सर CB² L² A। ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आ गया। तो अब यहाँ पर आप रख दीजिए फोर्स माइनस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब CB² L² A इज इक्वल टू MA। इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो A वाले टर्म को एक साथ ले जाओ। A वाले टर्म को एक साथ ले जाओगे तो आप क्या लिख पाओगे, फोर्स इज इक्वल टू MA प्लस ऑफ CB² प्लस ऑफ CB² L² A। अब यहां से A निकाल सकते हो या नहीं, ठीक है, नोट करिए सर, यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। मतलब इस पूरे क्वेश्चन में करंट निकालना वाज द मेजर वर्ड। अब यहाँ पर करंट निकालना वाज व्हाई द करंट निकालना वाज सो चैलेंजिंग इन दिस केस, द रीजन वाज कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं है। भाई अगर आपको रेजिस्टेंस गिवन हो तो आप सिंपली क्या कर लेंगे, आप ईएमएफ निकाल के उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ करंट। बट यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, तो यू हैड टू थिंक इट इन अदर वे। Is it noted? Yes. अब देखो इस मोशनल ईएमएफ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और सारे क्वेश्चन मैं तो नहीं करवा पाऊंगा क्लास में, ऑब्वियस सी बात है। तो इट विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, आप कितने क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, वैसे मोशनल ईएमएफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट वैरायटी फॉर्म किए जा सकते हैं, देयर कैन बी प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं आपको HC वर्मा की बात करूं तो HC वर्मा में अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर में 96 या 98 क्वेश्चंस गिवन है। तो सिर्फ और सिर्फ एक बुक के अंदर 96 टू 98 क्वेश्चंस गिवन है। तो आप समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट पे मेनी क्वेश्चन कैन बी फॉर्म्ड और मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो बेसिकली कहने का मेरा मतलब यह है कि अब आप मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, जिन जिन सोर्सेज से आपको क्वेश्चन मिल रहे हो, क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक का नाम डालिए सेल्फ इंडक्शन। टॉपिक का नाम डालिए सेल्फ इंडक्शन। अब सर दो बातें और समझनी है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, अब इनका क्या मतलब होता है इस बात को हम समझेंगे। तो सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अब मान लो कि वी हैव अ कॉइल, और वो कंडक्टिंग कॉइल किसी भी शेप की हो सकती है, और इट कैन बी अ सर्किट। तो कंडक्टिंग कॉइल हो या कोई सर्किट हो, कुछ भी हो। देखो बेटा एक बात पता है आप लोगों को कि जब भी हम किसी भी कॉइल में करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दैट वी नो। हम किसी भी कॉइल में करंट पास करेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है।
और अगर करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एज लॉन्ग एज द करंट इज कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी कांस्टेंट, एंड व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट द फ्लक्स विल आल्सो बी कांस्टेंट। द मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो अनडाउटेडली फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है। बट अगर आप इमेजिन करो कि अगर इसमें हम वेरिंग करंट पास कर दें, वेरिंग करंट मतलब ऐसा करंट जो बदल रहा हो, विच इज चेंजिंग विथ टाइम, अगर हम वेरिंग करंट पास कर दें, तो अगर आप वेरिंग करंट पास करोगे और यू विल मेक द वेरिंग करंट फ्लो थ्रू द कॉइल, तो अनडाउटेडली मैग्नेटिक फील्ड linked with the coil will change and hence the magnetic flux linked with the coil will change। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी साथ साथ चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज कि whenever the flux linked with the coil changes an EMF induces in the coil till the time flux is changing। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपने यहाँ पर करंट को चेंज करके क्या करा, तो करंट को चेंज करके आपने फ्लक्स को चेंज कर दिया, और फ्लक्स के चेंज होने के कारण खुद के करंट के कारण, मतलब खुद के वेरिंग करंट के पास होने के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस फिनोमेना को हम क्या नाम देते हैं, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कॉइल में वेरिंग करंट पास करो इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट करंट, अगर आप वेरिंग करंट पास करो तो भी उस कॉइल में क्या होता है, उस कॉइल में फ्लक्स का चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसीलिए इसको हम, अच्छा ये किसी और के कारण नहीं हो रहा, ये बिकॉज ऑफ द वेरिंग करंट हो रहा है, तो इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, the phenomena of induction of EMF in a coil, the phenomena of induction of EMF in a coil when varying current is passed through the coil, the phenomena of induction of EMF in a coil when varying current is passed through the coil is known as self-induction। When varying current is passed through the coil is known as self-induction। ठीक है, is known as self-induction। आई होप सबने लिख लिया है। इसी को सर हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब देखिए जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है उसका एक्चुअल कॉज क्या है, तो आई कैन सिंपली क्लेम दैट द कॉज फॉर द सेल्फ इंडक्शन इज द वेरिंग करंट। अब सोचो जितना ज्यादा आप करंट को चेंज करोगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतना ज्यादा आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो ये सेल्फ इंडक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिंग करंट। तो मोर इज द चेंज इन दिस करंट, मोर विल बी द चेंज इन द फ्लक्स एंड हेंस द मोर ईएमएफ विल इंड्यूस। तो सेल्फ इंडक्शन के केस में फ्लक्स के बारे में हम कहते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट का मतलब ये हो गया कि वो वेरिंग करंट जिसके कारण ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो करंट किससे, मतलब फ्लक्स किससे प्रोपोर्शनल है, करंट से। मतलब ज्यादा करंट चेंज होगा तो ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, कम करंट चेंज होगा तो कम फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हिच इज बीइंग पास्ड थ्रू द कॉइल। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स, जी सर इसे डेल्टा आई नहीं लिखेंगे फिर, चेंज इन करंट की बात हो रही है। मतलब चेंज इन करंट का बेसिक मतलब यहाँ पर कि करंट एट एनी इंस्टेंट। तो ये तो करंट हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर मान लो कि एक इनफाइनाइट सिमिली या इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, तो उस इंस्टेंट का फ्लक्स और उस इंस्टेंट का करंट। अगर आप चेंज की बात करेंगे तो चेंज इन फ्लक्स विल बी प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट, तो दोनों तरफ फिर डेल्टा लगाइए। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है तो डायरेक्टली आप फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई कह सकते हैं। तो फ्लक्स को यहां से हम लिख सकते हैं L इंटू आई। फ्लक्स को क्या लिख एक मिनट रुकना यार। हाँ, तो फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू आई। यहाँ पर L कैन बी रिटन एज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई करंट। इस L को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ये किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट शोज द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मतलब ये कॉइल की प्रॉपर्टी है और हर कॉइल की ये प्रॉपर्टी, ये इस L की वैल्यू अलग अलग होगी।
तो हर कॉइल में फॉर द सेम वेरिएशन ऑफ करंट जो आपका फ्लक्स चेंज होगा या ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अलग अलग होगा। तो L विल बी इक्वल टू फ्लक्स बाय I, और इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज हेनरी, और इस हेनरी को आप H से डिनोट करते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या फ्लक्स इज इक्वल टू Li। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू द चेंज ऑफ दिस फ्लक्स, उसको आप कैसे लिखोगे? तो उसको आप लिखोगे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? माइनस ऑफ डी बाई डी टी। इन दिस केस 5 इज रिटन एज इक्वल टू L इंटू आई। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ L डी आई बाई डी टी। ये आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन। EMF induced by virtue of the self induction will be written as minus of L di by dt. नोट कीजिए सर। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब देखिए, मान लीजिए सर ये सोलेनॉइड है, और इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है, लेट दैट लेंथ बी L। इसमें N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें करंट मान लीजिए I है, और R मान लीजिए इसका रेडियस ऑफ टर्न है, रेडियस ऑफ ईच टर्न। तो सर आप लोगों को पता है कि जब भी आप करंट फ्लो कराएंगे फ्रॉम द सोलेनॉइड, तो करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और हम लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है कि द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूसेस इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज रिटन एज म्यू नॉट इनटू n इनटू I, where n is the number of turns per unit length and I is the current that is flowing through the solenoid। बिल्कुल सही। अब बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स भी तो होगा, तो मतलब हर टर्न में क्या होगा? तो हर टर्न में आप ये कह सकते हैं कि देयर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। से समथिंग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम किसी भी टर्न का लिखें तो क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट टर्न। और मैग्नेटिक फील्ड कितना? तो म्यू नॉट n इनटू I इनटू द एरिया ऑफ द टर्न। तो किसी भी टर्न का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज रिटन एज म्यू नॉट n I इनटू पाई r स्क्वायर। समझे मेरी बात? अच्छा मुझे एक बात बताइए कि ये जो फ्लक्स मैंने लिखा है ये पूरे सोलेनॉइड का है? अरे ये पूरे सोलेनॉइड का है या किसी एक टर्न का है? एक टर्न। एक टर्न का है ना। तो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए तो हमें मालूम है किसी का भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का मतलब होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। भाई फ्लक्स निकाल लो और करंट से डिवाइड कर दो। तो आप जो फ्लक्स निकालोगे वो पूरे टर्न का निकालोगे ना, मतलब पूरे सोलेनॉइड का फ्लक्स निकालोगे। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? तो नेट फ्लक्स विल बी रिटन एज इक्वल टू एक का फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब म्यू नॉट n इनटू I इनटू पाई r स्क्वायर। एंड हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? तो याद करो, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल n की वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर आप याद करें तो ये होता था कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या लिख सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को आप क्या लिख सकते हैं? स्मॉल n मल्टीप्लाइड बाय L दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय L। तो इसको आप लिख सकते हैं n इनटू L। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का? नेट फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर I कैंसिल हो जाएगा,
तो pi r square multiplied by L. This will be the value of coefficient of self inductance for the solenoid. I hope आपको मेरी बात समझ में आई होगी. This is the value of coefficient of self inductance for the solenoid. समझ गए आप लोग? यस वैसे सोलेनॉइड sir. ही क्या, किसी का भी आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है तो आप उसको क्या करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने का मतलब फ्लक्स लिखिए और उसको करंट से डिवाइड करिए. तो दिस इज हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. हो गया क्या? यस सर. ठीक है, तो आज इतना ही रहने दीजिए सर, बाकी नेक्स्ट डे बात करेंगे सर. जी, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर.